हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मी टू यू। आप मार्वल के बारे में तो बहुत कुछ जानते होंगे और इसके कर्मदाता स्टैन ली हैं। पर मार्वल को हिट करने में सबसे बड़ा हाथ एक व्यक्ति का रहा है, वो है RDJ, रॉबर्ट डाउनी जूनियर। यह व्यक्ति आयरन मैन के रोल में इतना इतना घुस गया कि उसको इतना हिट कर दिया, वो आप आगे जानिए। कोई ऐसा हो जो रॉबर्ट डाउनी जूनियर या आयरन मैन को नहीं जानता हो। वो उनकी ब्लॉकबस्टर मूवी आयरन सीरीज और शेरलॉक होम के लिए पूरी दुनिया में ही फेमस है। रॉबर्ट जॉनी डाउनी जूनियर या आरडीजे का जन्म सन 1965 अप्रैल 4 में मैनहट्टन, न्यूयॉर्क सिटी में रॉबर्ट डाउनी सीनियर की घर में हुआ। रॉबर्ट, जो कि एक एक्टर, डायरेक्टर और स्क्रीन प्ले राइटर थे, और उनकी माँ एल्सी एक एक्टर थे। तो हम ये कह सकते हैं कि आरडीजे का खून में ही एक्टिंग का कला थी। आरडीजे के पिता एक ड्रग एडिक्टेड थे और इसीलिए आरडीजे ने अपनी लाइफ का पहला ड्रग मात्र 6 साल की उम्र में ही मैरिजुआना जैसे ड्रग लेने लगे, और उनकी ये आदत धीरे धीरे बढ़ती हुई चले गई। आरडीजे के पिता एक एक्टर होने के कारण वो मात्र 5 साल की उम्र में ही उन्हें अपना पहला फिल्म 1970 में आई फिल्म पाउंड में काम करने लगे। उसके बाद वो 2 साल के बाद 1972 में उन्हें और एक मूवी में काम करना मिला। जब वो 10 साल की हो गए, वो इंग्लैंड जाकर क्लासिकल वेलर सीखने लगे, और फिर ये खत्म होने पर वो वापस न्यूयॉर्क आए और अपने पढ़ाई के साथ एक्टिंग भी सीखने लगे। फिर उनके माता पिता का डिवोर्स होने के बाद वो उनके पिता के पास कैलिफोर्निया चले गए, और फिर उन्हें एक्टिंग को और अच्छा करने के लिए थिएटर में ज्वाइन कर ली। वो जो थिएटर में ज्वाइन करने लगे उसका नाम था अमेरिकन विजन। तो वो फिल्म में पहली बार कामयाबी 1985 में आई टॉप से मिला था। इसके बाद ये कुछ और फिल्म भी करने और ज़्यादा ड्रग लेने के वजह से वो फिर से उनकी माँ के पास लॉस एंजलिस में आ गए, और 1983 से 1990 तक उनके सबसे बड़ी फिल्म थी सॉफ्ट जीरो शॉर्टकट इन्हें और बहुत कुछ। इन्हीं बीच वो मीडिया के सामने अपना बेहतरीन इमेज बना चुकी थी, और उनकी बहुत बार ड्रग के लिए समालोचना भी हुआ करते थे। 1990 में उन्होंने बहुत बार ड्रग को छोड़ने चाहा, लेकिन निराशा ही हाथ लगी। फिर भी वो पीछे नहीं हटे, और 1992 में उन्होंने चैपलिन के वजह से ऑस्कर के लिए नॉमिनेट भी हुए। सब लोग उनकी एक्टिंग के लिए बहुत खुश थे। 1992 में उन्होंने डेबोरा फुल्कन नाम का एक लड़की से शादी कर ली, और फिर शुरू हुई उनके लाइफ का सबसे मुश्किल समय। 1996 में पहली बार उन्होंने कोकेन, हीरोइन और marijuana जैसे ड्रग के लिए उन्हें 1 साल की जेल हो गई, और जेल में प्रिजन लोग उन्हें बहुत मारा करते थे। 2001 तक ऐसा ही जेल का सिलसिला चला, और वो 6 बार जेल जा चुके थे और 2 साल के ऊपर जेल में काट चुके थे। आखिर बार उन्होंने 2001 में लॉस एंजलिस में पकड़ा गया था। पुलिस को उन पर शक था, फिर उन्हें छोड़ दिया गया था। जेल से छूटने के बाद उनकी पत्नी ने उन्हें डिवोर्स की नोटिस दे दी थी। फिर उनकी लाइफ का एक ऐसी मोड़ आया जब उन्होंने सुजन नाम की एक लड़की से मिला। वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे, और फिर 2005 में शादी कर ली। फिर सुजन ने आरडीजे के सामने 2 रास्ता रखे, एक वो और एक ड्रग। आरडीजे ने सुजन को ही चुना। फिर उनकी जिंदगी के सबसे बड़ा रुख तब आया जब उन्होंने आयरन मैन के रोल के लिए टोनी स्टार के रोल मिला, और उन्होंने उस रोल का एक्सेप्ट भी किया। फिर वो एक बॉक्स ऑफिस स्टार बन गए। इंडिया में भी उनकी बहुत फैन फॉलोइंग है, और वो बहुत ही बड़ा हीरो है आयरन मैन के नाम से। उनकी हिंदी वॉइस को बॉलीवुड एक्टर राजेश कट्टर ने वॉइस दिया। और फिर आयरन मैन सीरीज 1, 2, 3 और एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन, कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर, एंड गेम और बहुत सारे मूवी में उन्होंने बेहतरीन एक्टिंग करके लोगों का बहुत मनोरंजन किया, और इंडिया में भी उनका फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है।
आज के समय में शायद ही कोई ऐसा हो जो रॉबर्ट डाउनी जूनियर या आयरन मैन को नहीं जानता हो। वो उनकी ब्लॉकबस्टर मूवी आयरन सीरीज और शेरलॉक होम के लिए पूरी दुनिया में ही फेमस है। रॉबर्ट जॉनी डाउनी जूनियर या आरडीजे का जन्म सन 1965 अप्रैल 4 में मैनहट्टन, न्यूयॉर्क सिटी में रॉबर्ट डाउनी सीनियर की घर में हुआ। रॉबर्ट जो कि एक एक्टर, डायरेक्टर और स्क्रीन प्ले राइटर थे और उनकी माँ एल्सी एक एक्टर थे। तो हम ये कह सकते हैं कि आरडीजे का खून में ही एक्टिंग का कला थी। आरडीजे के पिता एक ड्रग एडिक्टेड थे और इसीलिए आरडीजे ने अपनी लाइफ का पहला ड्रग मात्र 6 साल की उम्र में ही मैरिजुआना जैसे ड्रग लेने लगे और उनकी ये आदत धीरे धीरे बढ़ती हुई चले गई। आरडीजे के पिता एक एक्टर होने के कारण वो मात्र 5 साल की उम्र में ही उन्हें अपना पहला फिल्म 1970 में आई फिल्म पाउंड में काम करने लगे। उसके बाद वो 2 साल के बाद 1972 में उन्हें और एक मूवी में काम करना मिला। जब वो 10 साल की हो गए वो इंग्लैंड जाकर क्लासिकल बैलर सीखने लगे और फिर ये ख़त्म होने पर वो वापस न्यूयॉर्क आए और अपने पढ़ाई के साथ एक्टिंग भी सीखने लगे। फिर उनके माता पिता का डिवोर्स होने के बाद वो उनके पिता के पास कैलिफोर्निया चले गए और फिर उन्हें एक्टिंग को और अच्छा करने के लिए थिएटर में ज्वाइन कर ली। वो जो थिएटर में ज्वाइन करने लगे उसका नाम था अमेरिकन विजन। तो वो फिल्म में पहली बार कामयाबी 1985 में आई टॉप से मिला था। इसके बाद ये कुछ और फिल्म भी करने और ज़्यादा ड्रग लेने के वजह से वो फिर से उनकी माँ के पास लॉस एंजलिस में आ गए और 1983 से 1990 तक उनके सबसे बड़ी फिल्म थी सोप डिश, जीरो, शॉर्टकट, इन्हें और बहुत कुछ। इन्हीं बीच वो मीडिया के सामने अपना बेहतरीन इमेज बना चुकी थी और उनके बहुत बार ड्रग के लिए समालोचना भी हुआ करते थे। 1990 में उन्होंने बहुत बार ड्रग को छोड़ने चाहा लेकिन निराशा ही हाथ लगी। फिर भी वो पीछे नहीं हटे और 1992 में उन्होंने चैपलिन के वजह से ऑस्कर के लिए नॉमिनेट भी हुए। सब लोग उनकी एक्टिंग के लिए बहुत खुश थे। 1992 में उन्होंने डेबोरा फुल्कन नाम का एक लड़की से शादी कर ली और फिर शुरू हुई उनके लाइफ का सबसे मुश्किल समय। 1996 में पहली बार उन्होंने कोकेन, हीरोइन और marijuana जैसे ड्रग के लिए उन्हें 1 साल की जेल हो गई और जेल में प्रिजन लोग उन्हें बहुत मारा करते थे। 2001 तक ऐसा ही जेल का सिलसिला चला और वो 6 बार जेल जा चुके थे और 2 साल के ऊपर जेल में काट चुके थे। आखिर बार उन्होंने 2001 में लॉस एंजलिस में पकड़ा गया था। पुलिस को उन पर शक था, फिर उन्हें छोड़ दिया गया था। जेल से छूटने के बाद उनकी पत्नी ने उन्हें डिवोर्स की नोटिस दे दी थी। फिर उनकी लाइफ का एक ऐसी मोड़ आया जब उन्होंने सुजन नाम की एक लड़की से मिला। वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे और फिर 2005 में शादी कर ली। फिर सुजन ने आरडीजे के सामने 2 रास्ता रखे, एक वो और एक ड्रग। आरडीजे ने सुजन को ही चुना। फिर उनकी जिंदगी के सबसे बड़ा रुख तब आया जब उन्होंने आयरन मैन के रोल के लिए टोनी स्टार के रोल मिला और उन्होंने उस रोल का एक्सेप्ट भी किया। फिर वो एक बॉक्स ऑफिस स्टार बन गए। इंडिया में भी उनकी बहुत फैन फॉलोइंग है और वो बहुत ही बड़ा हीरो है आयरन मैन के नाम से। उनकी हिंदी वॉइस को बॉलीवुड एक्टर राजेश कट्टर ने वॉइस दिया। और फिर आयरन मैन सीरीज 1, 2, 3 और एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन, कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर, एंड गेम और बहुत सारे मूवी में उन्होंने बेहतरीन एक्टिंग करके लोगों का बहुत मनोरंजन किया और इंडिया में भी उनका फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। दोस्तों, हर कॉमिक की स्टोरी में एक वक्त ऐसा जरूर आता है जब लगता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है। हीरोज हार रहे होते हैं और विलन जीतने की कगार पर होता है, लेकिन इसके बावजूद भी अंत में किसी न किसी तरह से सब कुछ सही हो जाता है और हीरो जीतने में कामयाब रहता है। और आज की इस वीडियो में भी हम कुछ इसी तरह की कहानी आप तक लेकर आए हैं,
जहां एक कंपनी दिवालिया होने की कगार पर आने के बाद से खुद में कई सारे बदलाव किए और एक कॉमिक के सुपर हीरो की तरह न केवल खुद को बर्बाद होने से बचाया बल्कि उसने पूरी दुनिया में नाम बनाया। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ अमेरिकन कॉमिक बुक्स एंड मीडिया पब्लिशर मार्वल कॉमिक्स के बारे में, जो कि आज के समय में दुनिया की सबसे लोकप्रिय पब्लिशिंग कंपनी है और इसके द्वारा प्रकाशित किए गए कॉमिक बुक्स और उनके कैरेक्टर्स लोगों को खूब पसंद आते हैं। और यही वह कंपनी है जिसने कि हमें ज्यादातर सुपर हीरोज दिए हैं। कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन, स्पाइडरमैन, हल्क और ब्लैक पैंथर की तरह ही ना जाने कितने फेमस कैरेक्टर मार्वल की ही देन है। और दोस्तों, हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग मार्वल कॉमिक्स से परिचित न हो, क्योंकि कॉमिक्स भारत या फिर इसके आसपास के देशों में ज्यादा पसंद नहीं किए जाते, लेकिन इससे संबंधित मूवीज तो आपने जरूर देखी होगी, जैसे कि एवेंजर इन्फिनिटी वॉर, आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका की तरह ही और भी कई सारे। और ये सभी मूवीज बेसिकली मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का हिस्सा है, जो कि मार्वल कॉमिक्स के किरदार और कहानियों पर आधारित होती है। तो चलिए दोस्तों, आज से कई दशकों पहले शुरू हुई कंपनी मार्वल कॉमिक्स की कहानी को हम शुरू से जानते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 1939 से, जब मार्टिन गुडमैन नाम के एक आदमी ने कॉमिक्स की बढ़ती हुई लोकप्रियता को देखते हुए टाइमली मैगजीन नाम की कंपनी की स्थापना की और फिर पहली बार अक्टूबर 1939 में मार्वल कॉमिक्स को पब्लिश किया गया, जिसमें कि ह्यूमन टॉर्च और सबमरीनर जैसे किरदार थे। और फिर टाइमली मैगजीन द्वारा पब्लिश की गई पहले कॉमिक्स की पहली वॉल्यूम ही काफी लोकप्रिय रही और इसके कुल 9 लाख कॉपीज बेचे गए। और फिर आगे चलकर मार्च 1941 में पहली बार कैप्टन अमेरिका को लोगों के सामने पेश किया गया और वह कॉमिक बुक भी काफी सफल रही। और इस तरह से 50 के दशक तक कैप्टन अमेरिका और सबमरीनर जैसे किरदार लोगों के दिलों पर राज करने लगे थे। हालांकि इसी बीच स्टैन ली ने भी टाइमली मैगजीन कंपनी में काम करना शुरू कर दिया था और आगे चलकर उन्होंने अपने जीवन काल में एक दो नहीं बल्कि बहुत सारे सुपर हीरोज बनाए। लेकिन 50 के दशक के अंत तक सुपर हीरोज वाले कॉमिक्स ने अपनी लोकप्रियता खोना शुरू कर दिया, क्योंकि सुपर हीरोज के एक तरह की स्टोरीज अब लोगों को बोर करने लगे थे। इसीलिए नवंबर 1951 में टाइमली मैगजीन कंपनी का नाम बदलकर एटलस कॉमिक्स कर दिया गया और कंपनी ने कई अलग अलग तरह के कॉमिक्स बनाने भी शुरू कर दिए, जैसे कि हॉरर, ह्यूमर, फनी, एडवेंचर, ड्रामा और क्राइम की तरह ही और भी कई सारे। हालांकि ज्यादा कुछ यूनिक न होने की वजह से इस दौर में कंपनी को कोई बड़ी कामयाबी हासिल नहीं हुई, लेकिन डीसी कॉमिक्स ने 50 और 60 के दशक के बीच अपनी शानदार स्टोरीज के चलते सुपर हीरोज को वापस से मार्केट में ला दिया। और दोस्तों, आपको बता दें कि डीसी कॉमिक्स मार्वल कॉमिक्स की सबसे बड़ी कॉम्पिटिटर है। हालांकि इस दौरान स्टैन ली कंपनी के एडिटर इन चीफ बन चुके थे और फिर उन्होंने जैक किर्बी के साथ मिलकर कई सारे नए सुपर हीरोज बनाए, जो कि न केवल बच्चों को ध्यान में रखकर बनाए गए थे, बल्कि इन्हें कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया था कि यह बड़ी उम्र के ऑडियंस को भी पसंद आए। और दोस्तों, मार्वल की सफलता के पीछे की जो मुख्य वजह थी वह यह थी कि इसके सुपर हीरोज को आगे से परफेक्ट नहीं दिखाया गया, जैसा कि अभी तक के कॉमिक्स में वे दिखाते हुए आ रहे थे। कुछ न कुछ कमियां तो सबके अंदर होती हैं और सुपर हीरोज भी पूरी तरह से परफेक्ट नहीं होते। इसी तरह की स्टोरी लाइन के साथ मार्वल ने अपनी लोकप्रियता की बुनियाद तैयार की। मार्वल ने इस दौर में हल्क, थॉर, एंटमैन, आयरन मैन, एक्समैन, डेयरडेविल्स, द इनह्यूमन्स, ब्लैक पैंथर, डॉक्टर स्ट्रेंज, कैप्टन मार्वल और सिल्वर सर्फर जैसे कई सारे नए सुपर हीरोज बनाए और उन पर कॉमिक्स बनाना भी शुरू किया। और इस तरह से अब मार्वल कॉमिक्स के पास बहुत सारे कलेक्शंस हो गए थे, जो कि लोगों को अपनी तरफ आकर्षित किए जा रहे थे। और मार्वल की लोकप्रियता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 1968 तक कंपनी 50 मिलियन कॉपीज बेचने में सफल रही। हालांकि आगे चलकर मार्वल कॉमिक्स के पेरेंट कंपनी मैगजीन मैनेजमेंट को परफेक्ट फिल्म एंड केमिकल कॉर्पोरेशन ने खरीद लिया और फिर मैगजीन मैनेजमेंट का नाम बदलकर मार्वल कॉमिक्स ग्रुप कर दिया गया। हालांकि आगे भी कई सारे कंपनीज ने इसे खरीदा और बेचा और कंपनी के मालिक का बार बार बदलना, साथ ही कई सारे बुरे डील्स की वजह से 1996 आते आते कंपनी दिवालिया होने की कगार पर आ चुकी थी। हालांकि 1997 में मार्वल को टॉय बिज नाम की कंपनी ने खरीद लिया और अपने सूझबूझ से उन्होंने इसे बैंक करप्ट होने से बचा लिया। और इस कंपनी को पटरी पर लाने में जिस व्यक्ति का हाथ माना जाता है वो है टॉय बिज के को-ऑनर आइजैक पर्लमटर। हालांकि 31 अगस्त 2009 को मार्वल ग्रुप को वॉल्ट डिज्नी कंपनी ने एक्वायर कर लिया और जब यह डील हुई तब तक डीसी कॉमिक्स ही मार्केट पर राज कर रही थी। लेकिन मार्वल का वॉल्ट डिज्नी कंपनी के साथ मिलना इस बात का गवाह था कि आने वाले समय में यह लोगों के दिलों पर एक बार फिर से राज करने वाला है
और जैसा उम्मीद किया जा रहा था ठीक वैसा ही हुआ। मार्वल की लोकप्रियता दिन ब दिन बढ़ती चली गई और आज के समय में मार्वल कॉमिक्स बुलंदियों पर है। साथ ही 2007 के बाद से मंथली या फिर एनुअल सब्सक्रिप्शन फी देकर मार्वल कॉमिक्स को डिजिटल तरीके से भी पढ़ा जा सकता है। और दोस्तों अंत में बस मैं यही कहना चाहूंगा कि वक्त के साथ बदलाव लाने की कला की वजह से आज मार्वल कॉमिक्स इतनी सफल हो पाई है। उम्मीद करते हैं कि मार्वल की यह कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Yeah.